स्वागत है। अभी तक अभी हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार देख रहे हैं, जिसमें अभी हम देखेंगे कि ऑक्सीकरण अवकरण क्या होता है। तो इसको हम थोड़ा बढ़िया से देख लेते हैं कि ऑक्सीकरण और अवकरण हमेशा एक साथ साथ घटित होता है। ये क्रिया कभी भी ऐसा नहीं है कि अभी ऑक्सीकरण हो रहा है तो कुछ देर के बाद अवकरण होगा। ये दोनों क्रिया हमेशा साथ साथ चल रहा है, अकेला चल ही नहीं सकता है। इसे रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। इसे ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया जब साथ साथ होता है तो उसे रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए किताब में बहुत अलग अलग बातें लिखा हुआ है, डायरेक्ट आपको हम एक बात समझाते हैं। कभी भी यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ऑक्सीकरण क्या होता है उस चीज़ को समझना है हम लोग को। और यहाँ पे ऑक्सीकरण क्या होता है, किसी भी तत्व के साथ ऑक्सीजन या यौगिक के साथ जब ऑक्सीजन जुटेगा, क्या जुटेगा, ऑक्सीजन जुटेगा। किसके साथ, तत्व के साथ और यौगिक के साथ क्या होगा, ऑक्सीजन जुटेगा, तो उसको हम ऑक्सीकरण कहते हैं। या चाहे यौगिक से क्या होगा, हाइड्रोजन का निष्कासन होगा, अर्थात हाइड्रोजन उसमें से छूटेगा या निकल जाएगा या उसका जो है कमी हो जाएगा। तो एक ही बात में हम कह सकते हैं तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का जुड़ना या यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन होना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। इस चीज़ को हमको थोड़ा और बढ़िया से ध्यान देना। एक बार फिर से देखिए कि ऑक्सीकरण होता क्या है कि तत्व में जो है ऑक्सीजन का जुटना या यौगिक में ऑक्सीजन का जुटना, लेकिन यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन, अर्थात प्लस क्या होगा ऑक्सीजन और निष्कासन क्या होगा तो हाइड्रोजन। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसको एक उदाहरण देखिए, जब कार्बन को वायु में जलाइएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। जब कार्बन को हम क्या करेंगे, कार्बन को हम जलाएंगे, कार्बन प्लस ऑक्सीजन करेंगे तो यहाँ से कौन सा गैस बनेगा, CO2 गैस बनेगा। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कार्बन एक धातु है, तत्व है, उसको हम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, CO2 बनाता है। तो ये C+O2 CO2 कौन सा अभिक्रिया हो गया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गया। अब हम देखते हैं कि अवकरण अभिक्रिया क्या होता है। अवकरण अभिक्रिया क्या होता है, यहाँ पे वह पदार्थ जिसका तत्व या यौगिक से, अब यहाँ पे देखिए एलिमेंट हो गया तत्व या यौगिक से हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन का जो है जुटेगा और यहाँ पे यौगिक से क्या होगा, यौगिक से ऑक्सीजन का जो है निकलेगा। मतलब क्या, अवकरण ऑक्सीकरण का बिल्कुल उल्टा क्या है, अवकरण। यहाँ पे तत्व या यौगिक से हाइड्रोजन का संयोग होगा या यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन होगा। तो ऑक्सीजन के साथ जब हाइड्रोजन का अभिक्रिया करता है तो जल बनाता है। अब इसको एक अभिक्रिया से देखते हैं। ये ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, और ये जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है, हाइड्रोजन का संयोग तत्व या यौगिक से, तो ये तो तत्व है तो इसके साथ संयोग करवाएंगे किसका, ऑक्सीजन का, तो क्या बनेगा, जल बनेगा। तो ये एक अवकरण अभिक्रिया हो गया। मतलब हाइड्रोजन जुटेगा तो अवकरण और ऑक्सीजन जुटेगा तो ऑक्सीकरण। ध्यान रखना है, अवकरण कब होगा, जब हाइड्रोजन जुटेगा, और ऑक्सीकरण कब होगा, जब O2 जुटेगा। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलता है तो जल बनता है, ये अवकरण अभिक्रिया है। वो अवकारक क्या होता है, वह पदार्थ जिसका ऑक्सीकरण होता है, अर्थात क्या, ऑक्सीजन जुटता है हाइड्रोजन कम होता है, अवकारक कहलाता है। वह पदार्थ जिसका अवकरण होता है अर्थात हाइड्रोजन जुटता है तो वो ऑक्सीकारक कहलाता है। अब हम देखते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण और अवकरण के प्रभाव क्या है। तो देखिए, हम जो भी खाते हैं, हमारे द्वारा जो खाद्य पदार्थ होता है, हम जो भी खाद्य पदार्थ हमारे द्वारा खाए गए खाद्य पदार्थ में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। बायोलॉजी वाले लेक्चर में बहुत बढ़िया से इस चीज़ को वर्णन किया गया है। जो टूटकर स्टार्च बनाता है, जो हमारे पाचन प्रक्रिया के द्वारा टूटकर स्टार्च बनाता है, जो यह स्टार्च फिर से पुनः विघटित होकर क्या बनाता है, पुनः विघटित होकर यहाँ से ग्लूकोज बनाता है। और ये जो ग्लूकोज होता है हमारे कोशिका में, जो हम जो सांस लेते हैं उससे जो ऑक्सीजन प्राप्त होता है। यहाँ पे अभी हमने बताया था कि ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है ऑक्सीजन का जुटना और हाइड्रोजन का कम होना। तो यहाँ पे पहले से ग्लूकोज तो था, C6H12O6, ये होता है ग्लूकोज का फार्मूला। और ये जो शोषण से जो ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, ये दोनों अभिक्रिया करके ऑक्सीकरण प्रक्रिया करते हैं। अर्थात हमारे शरीर में भी ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है। ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करती है और ऊर्जा में परिवर्तित होता है। और हम फिर जो सांस लेते हैं, सांस छोड़ने के क्रम में कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि भोजन के पाचन में भी ऑक्सीकरण अवकरण प्रक्रिया का एक रोल होता है। नेक्स्ट है भोजन खराब। जब कोई भी हम अच्छा भोजन बनाते हैं, उसको लंबे समय तक खुला में छोड़ देते हैं तो क्या होता है, भोजन खराब या बासी भोजन जो भी होता है उससे दुर्गंध आने लगता है, गलत प्रकार का सेंट आने लगता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि भोजन में उपस्थित
वसा और तेल लंबे समय के बाद ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके असंतुलित। अब देखिए हमारे पेट में भी कार्बोहाइड्रेट बसा था, वो भी टूटकर शोषण से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लिया। लेकिन ये भोजन में जो वसा है ये क्या करता है, वायुमंडलीय हवा या वायुमंडलीय कार्बन के साथ ऑक्सीजन के साथ जो है अभिक्रिया करके वो भी खराब हो जाता है और उसका स्वाद खराब होता है, जिससे दुर्गंध आने लगती है। तो यहाँ भी देख सकते हैं कि भोजन में जो है ऑक्सीकरण के कारण ही जो है उसका स्वाद गड़बड़ हो जाता है। अब हम देखेंगे कि दहन क्या होता है और दहन किस प्रकार से होता है, ये एक महत्वपूर्ण चैप्टर हम लोग के लिए बन जाता है। हम सभी जानते हैं कि किसी भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन की सख्त ज़रूरत होती है। बिना ऑक्सीजन का चीज़ों का जलना नामुमकिन है। मतलब आप किसी भी चीज़ को जलाएंगे, आप चूल्हा में, आप अपने घरों में देख रहे होंगे खाना बना रहा है, वहाँ पे बन रहा है क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन है, इसीलिए वहाँ पे जल रहा है। तो किसी भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती ही है, बिना ऑक्सीजन का जल ही नहीं सकता है। कुछ खास पदार्थ ऐसे होते हैं जो बिना ऑक्सीजन के भी जलते हैं, तो वहाँ पे हम इसके बारे में बात करेंगे। देखिए ये मोमबत्ती की ज्वाला है जिसको आप आसानी से देख सकते हैं यहाँ पे, और ये जो सबसे अंदर वाला भाग होता है उसको हम लोग गहरा आंतरिक भाग कहते हैं। ये जो गर्म वाला भाग होता है ये सबसे कम गर्म होता है। इस क्षेत्र में आप यदि माचिस का तीली भी लेके चल जाएंगे इस क्षेत्र में, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से माचिस का तीली नहीं जल पाएगा। नेक्स्ट है, अब ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट क्या है, ये मध्य क्षेत्र होता है, ये गर्म वाला क्षेत्र, ये थोड़ा सा गर्म होता है। और ये जो सबसे बाहरी वाला भाग देख रहे हैं ये अत्यधिक गर्म होता है, इसको अदीप क्षेत्र कहते हैं। इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। देखिए यहाँ पे है कि दहन और ज्वाला, जलने की उस प्रक्रिया को जिसमें ऑक्सीजन के साथ जलने पर उसमें प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न होता है दहन कहलाता है। मतलब ऑक्सीजन के साथ जलने पर जब प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न होगा उसको हम जलन कहते हैं। कार्बन को ऑक्सीजन में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है और उसमें से प्रकाश और ऊष्मा जो है उत्पन्न होता है। मतलब कार्बन को जब हम ऑक्सीजन में जलाते हैं तो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और ये अवकरण अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, क्योंकि ऑक्सीजन जुट रहा है और उसमें से प्रकाश और लास्ट में प्रकाश और ऊष्मा भी उत्पन्न होता है। अब हम देखते हैं कि दहनशील और अदहनशील वस्तु, जो वस्तु जलने में सहायक है, आसानी से जल सकता है, जैसे कि लकड़ी, कोयला, कागज़, कपड़ा, ये सारी दहनशील वस्तु है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। लेकिन अदहनशील वस्तु क्या है, ईंटा, पत्थर, बालू, ये सारी चीज़ क्या हो गया, और ये सारी चीज़ अदहनशील वस्तु हो गया। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी दहन संभव है। ये कैसे संभव है, अभी हमने बताया था कि जलने के लिए ऑक्सीजन के रहना बहुत नितांत आवश्यक है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो ऑक्सीजन के बाहर भी जलते हैं। जैसे कि आप लोग फ्लैश लाइट देखे होंगे। फ्लैश लाइट क्या होता है, जब हम फ्लैश मारते हैं तो उसमें क्या होता है कि मैग्नीशियम का वातावरण होता है। ठीक है, क्या होता है, ये मैग्नीशियम होता है, पूरा का पूरा मैग्नीशियम भरा होता है उस वातावरण में। और वहाँ पे क्या करता है कि इस बीच में नाइट्रोजन गैस जो है फ्लैश मारता है, नाइट्रोजन जो है जलता है और इस प्रकार से रोशनी उत्पन्न होता है और फ्लैश वहाँ पे निकलता है। वही बात यहाँ पे बोल रहा है कि मैग्नीशियम क्या करता है, नाइट्रोजन में जलकर, मैग्नीशियम नाइट्रोजन में जलकर मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाता है। इसका उपयोग हम फ्लैश तार में देख सकते हैं। तो यदि ऑब्जेक्टिव में आ जाएगी फ्लैश तार में किसके वायुमंडल में क्या जलता है, तो मैग्नीशियम नाइट्रोजन के वायुमंडल में जलता है। दहन के लिए आवश्यक चीज़ या आवश्यक शर्त क्या है, दहनशील पदार्थ का होना, दहन के माध्यम अर्थात जिस चीज़ में जलता है, जैसे ऑक्सीजन में जलता है तो ऑक्सीजन के माध्यम का होना, या नाइट्रोजन में जलता है नाइट्रोजन के माध्यम का होना। उसके बाद ज्वलन ताप, ये जो ज्वलन ताप क्या होता है, वैसा ताप जिस पर कोई वस्तु जलना प्रारंभ कर दे उसे हम ज्वलन ताप कहते हैं। इन दोनों चीज़ का जो है, इन दोनों चीज़ का रहना बहुत ज़रूरी है। अब हम नेक्स्ट चीज़ देखते हैं कि कहीं भी आग लगता है, कहीं भी आग लगने पर यदि उसका संपर्क ऑक्सीजन से हटा दिया जाता है तो आग तुरंत बुझ जाती है। इसके लिए किसका उपयोग किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। अब कहीं भी यदि आपके अगल बगल में कहीं भी आग लग जाता है और आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है तो आप क्या कीजिए, तुरंत कार्बन डाइऑक्साइड को खोल के चारों साइड लेके घूम जाइए, आग आसानी से बुझ जाएगी। आप कहीं भी चल रहे होंगे किसी बस में या कहीं किसी अस्पताल वगैरह में जा रहे होंगे तो एक रेड कलर का डिब्बा ऐसे रखा होता है, और बस में भी होता है आजकल, कोचिंग वगैरह सभी जगह होता है, सार्वजनिक स्थल पे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरा रहता है कि कभी भी आग लगता है तो उसको जो है आप आसानी से उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के जो है अपना यूज कर सकते हैं और आग को आसानी से बुझा सकते हैं। तो वही बात यहाँ पे लिखा है, और आपको समझना क्या है कि ऑक्सीजन का संपर्क जब भी आग से हम हटा देंगे तो क्या होगा, आग तुरंत बुझ जाएगी। दूसरा, यदि आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है तो आप एक बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का कंबल रखिए, और जहाँ पे आग लगा है यदि छोटा क्षेत्र है तो सटाक से उस पर क्या कीजिए, कंबल डाल दीजिए। कंबल डालने से क्या होगा, ऑक्सीजन जो है
कम हो जाएगा वहाँ पे धीरे धीरे, और आग जो है आसानी से बुझ जाएगा, कंबल भी नहीं जलेगा। आप इसको ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का ज्वाला। ज्वाला क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि ज्वाला की प्रकृति इस बात पर निर्भर करती है कि वायु में ऑक्सीजन का कितना भाग ईंधन के रूप में ईंधन के जलने में सहायक होता है। तो ज्वाला में जो है ऑक्सीजन का कितना भाग, जो भी वायुमंडल में ऑक्सीजन है उसका कितना भाग जो जलने में सहायक होता है, तो ज्वाला आप समझे होंगे। और मोमबत्ती का जो ज्वाला भी हम लोग देखे थे ऊपर में, यह एक पीला और प्रकाशमान भाग होता है। पीला होने का कारण ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण मोम का पूर्ण तरह से दहन नहीं होना। और ये फूल पीला क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे पूर्णतः ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिसके कारण नहीं जल पाता। अर्थात ये वाला जो क्षेत्र अभी हम बात कर रहे थे, ये वाला जो क्षेत्र अभी हम आपको बताए हुए थे, ये पीला वाला क्षेत्र होता है। और इस पीला वाला क्षेत्र में ऑक्सीजन की नितांत कमी होती है। यहाँ पे ऑक्सीजन होता है, बहुत कम ऑक्सीजन होता है। अर्थात ये तो चारों साइड से गर्म है, और माचिस की तीली यदि आप इसमें ले जाएंगे तो ये नहीं जलेगा। इस क्षेत्र का ताप भी कम होता है। वही यहाँ पे बोल रहा है, पीला होने का कारण है कि यहाँ पे अपर्याप्त आपूर्ति में ऑक्सीजन होता है, और जिसके कारण नहीं जल पाता है। अब मोमबत्ती के ज्वाला के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि केंद्रीय मंडल, प्रकाशमान मंडल और प्रकाशहीन मंडल। तो केंद्रीय मंडल बीच सबसे नीचे वाला जो है, तो केंद्रीय मंडल यह नीला रंग का होता है। इसमें दहन की क्रिया नहीं होती, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन होता ही नहीं है। इसका ताप सबसे कम होता है। यदि इस क्षेत्र में दिया सलाई की तीली ले जाए तो यहाँ पे नहीं जलती है। तो ये जो इस प्रकार से मोमबत्ती था, और यहाँ पे जो नीचा वाला पार्ट था, यहाँ पे ये हम देख लेते हैं, यही इसका जो है केंद्रीय मंडल है। केंद्रीय मंडल का ताप सबसे कम होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी नहीं होती। अब हम चलते हैं इस मध्य मंडल के बारे में। ये जो मध्य वाला मंडल है, इसके बारे में देखते हैं कि मध्य मंडल क्या होता है, प्रकाशमान मंडल क्या होता है। तो यह अपर्याप्त ऑक्सीजन आपूर्ति के कारण मोम का अपूर्ण दहन होता है। यहाँ दहन तो होता है, लेकिन ऑक्सीजन भी होती है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। यह ज्वाला का सबसे बड़ा भाग है। मतलब ये जो ज्वाला है, इस प्रकार से जो ज्वाला है, इसका सबसे बड़ा भाग क्या है? प्रकाशमान मंडल है। इस भाग से पीला प्रकाश निकलता है, तथा यहाँ का ताप मध्यम होता है, अर्थात ज़्यादा न कम न ज़्यादा कम न ज़्यादा हार्ड। तो यहाँ पे जो ये आप देख रहे होंगे, ये तो मध्य मंडल होगा। और ये जो साइड वाला मंडल है, ये जो साइड वाला है, ये क्या है? ये मध्य मंडल है। और इसके बीच में जो है भी कम ही ऑक्सीजन होता है, लेकिन जलने लायक होता है। इसका प्रकाश भी पीला होता है, यहाँ पे ताप भी कम होता है। और नेक्स्ट है प्रकाशहीन मंडल। अब यह मोम का प्रधान भाग होता है। यहाँ ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा होती है, और यहाँ ज्वाला का सबसे गर्म भाग होता है। अब ये जो सबसे बाहरी वाला पार्ट है, ये जो सबसे बाहरी वाला पार्ट आप देख रहे होंगे, इसको जो है प्रकाशहीन मंडल, इस भाग में जो है अत्यधिक गर्म और ऑक्सीजन होता है। और यहाँ पे आप कुछ भी ले जाएं, यहाँ पे जलने के लिए आसानी होता है, और आसानी से जो है ये जल जाता है। तो आपने देखा कि मोमबत्ती का जो 3 भाग होता है किस प्रकार से काम करता है, किसका क्या पार्ट है, आपने समझ गए होंगे। और नेक्स्ट हम लोग का जो और ये लास्ट टॉपिक है कि एलपीजी सिलेंडर आप और हम अपने घरों में यूज करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ये जो एलपीजी सिलेंडर होता है, ये ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन, ये तीनों चीज़ का मिश्रण होता है। लेकिन इसका जो मुख्य घटक होता है, मुख्य घटक ब्यूटेन होता है। यदि आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाए और 4 चीज़ दिल दिया है, मीथेन, प्रोपेन, एथेन और ब्यूटेन, तो आपको क्या टिक करना है? तो ब्यूटेन को टिक करना है, क्योंकि ब्यूटेन का मात्रा अधिक होता है। दाब बढ़ाने पर यह तीनों का मिश्रण, ये तो गैस है, आसानी से किसका रूप ले लेता है? द्रव का। जब आप अपने घर में रखे सिलेंडर को हिलाएंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि उसमें कुछ ना कुछ पानी भरा हुआ है। पानी नहीं, गैस ही रहता है, और गैस द्रव के रूप में भर जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ उसको जो अधिक दाब बढ़ाकर उसका जो है उसको भरा जाता है, उसमें गैस डाला जाता है। और ये जो एलपीजी है, एलपीजी कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा अलग किया जाता है पेट्रोलियम पदार्थ से, अर्थात पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से जो है एलपीजी को अलग किया जाता है। और इस प्रकार से उसको हाई प्रेशर पर, अधिक दाब पर सिलेंडर में भर दिया जाता है, जो द्रव के रूप में रहता है। और इसका मुख्य घटक जो है ब्यूटेन है। इसके 1 ग्राम से 50 किलो जूल उसमें आप निकाल सकते हैं। किसके? यहाँ जो ये एलपीजी सिलेंडर है, इसके 1 ग्राम से 50 किलो जूल, अर्थात बहुत अधिक आप उसमें यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। कभी कभी आप सिलेंडर में आपका गैस खुले हुए छोड़ देंगे तो आपको एक विशेष प्रकार की दुर्गंध की अनुभूति होगी, तो जिससे आपको पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं गैस लीकेज हो रहा है। इसका अर्थ ये, उसमें जो है इसके लिए इथाइल मरकेप्टन मिलाया जाता है, और इथाइल मरकेप्टन के कारण ही वो जो आप सुगंध को महसूस कर पाते हैं। सिलेंडर में इथाइल मरकेप्टन मिलाया जाता है, जिससे दुर्गंध उत्पन्न होता है, और आदमी को आसानी से पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं
गैस लीकेज हो रहा है और दुर्घटना से आसानी से बचा जा सकता है। तो ये हम लोग का रासायनिक अभिक्रिया के बारे में एक मूलभूत जानकारी था। 3 लेक्चर है, इसको यदि आप देखते हैं तो निश्चित रूप से आप में एक अच्छा कंसेप्ट बिल्डअप होता है।